नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में कई दिनों से 40 लोकसभा सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पेच फंसा हुआ था। अब आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। सबसे ज्यादा सीटें लालू यादव की पार्टी आरजेडी को मिली हैं। इसमें आरजेडी को 26, कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें और वाम दलों को 5 सीटें मिली हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने पूर्णिया की सीट अपनी पार्टी के खाते में न आने के बावजूद पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया है। महागठबंधन के सभी दलों के बीच बिहार की सभी 40 सीटों का बंटवारा शुक्रवार को हो गया। इस फैसले के थोड़ी ही देर बाद पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान कर दिया। इस दौरान उन्होंने केरल की वायनाड सीट का उदाहरण दिया, जहां से राहुल गांधी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की ही सहयोगी सीपीआई की एनी राजा चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि डी राजा की पत्नी एनी राजा हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ खड़ी हैं, फिर भी देश में इंडिया गठबंधन मजबूत है और साथ चल रहा है। कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट होने के बावजूद भी ये गठबंधन मजबूत है। बिहार में भी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का निर्णय कांग्रेस नेतृत्व का है। मैं उसका स्वागत करता हूं और पूर्णिया की धरती पर कांग्रेस का झंडा स्थापित करने के संकल्प के साथ पूर्णिया की जनता के बीच रहूंगा। कांग्रेस ने बीजेपी पर मुख्य विपक्षी पार्टी को खत्म करने के प्रयास करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी को इनकम टैक्स विभाग से 1823 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरह आईटी डिपार्टमेंट निशाना बना रहा है। अजय माकन ने कहा कि बीजेपी ने टैक्स नियमों के गंभीर उल्लंघन किए हैं और उनसे 4600 करोड़ रुपए की डिमांड आईटी को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोगों को जो नोटिस आए हैं उसमें सीताराम केसरी यानी कि 1993-1994 की डिमांड के ज़माने के नोटिस आए हैं। सीताराम केसरी के ज़माने का 53 करोड़ का आया है। टोटल 1823 करोड़ की डिमांड आईटी ने कांग्रेस पार्टी से की है। देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शुक्रवार को एक वीडियो बयान जारी कर लोगों से उनके लिए आशीर्वाद और शुभकामना संदेश देने की अपील की। उन्होंने लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया और अपील की कि वो इस नंबर पर अपना संदेश भेज सकते हैं। बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं। उन्हें 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जर्मनी और अमेरिका ने टिप्पणी की। दोनों देशों की टिप्पणी पर भारत विरोध जता चुका है। वहीं अब संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी इस पर टिप्पणी की गई है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा कि हमें बहुत उम्मीद है कि भारत में या किसी अन्य देश में हर किसी के अधिकार सुरक्षित हैं और हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने में सक्षम है। संयुक्त राष्ट्र के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बांग्लादेशी पत्रकार ने भारत में आम चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करने से जुड़ा कुछ सवाल पूछा था। इससे पहले अमेरिका ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की थी। आप नेता आतिशी ने कहा है कि वो अरविंद केजरीवाल के फोन से जानना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। वो जानना चाहते हैं कि पंजाब, गुजरात, असम, दिल्ली के चुनाव में क्या रणनीति है। वो जानना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस ने जो देश भर में सर्वे कराया है उसमें क्या निकल कर आ रहा है। ईडी ने फिर से एक बार साबित कर दिया कि वो मात्र बीजेपी का राजनीतिक हथियार है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-44 पर एक वाहन के खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार ये घटना जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में हुई। ये लोग जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे कि तभी बैटरी चश्मा इलाके में उनका वाहन 300 फुट गहरी खाई में गिर गई। मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत के बाद बांदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इसकी न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने अतिरिक्त सीजेएम को अंसारी की मौत की जांच करने और 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अदालत का यह फैसला तब आया है जब अंसारी के परिजनों ने मौत को लेकर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में सजा काट रहे माफिया से बाहुबली नेता बने मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से गुरुवार शाम मृत्यु हो गई। ये जानकारी जेल प्रशासन ने दी है। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 63 साल के मुख्तार अंसारी को जेल के सुरक्षा कर्मियों ने मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में शाम 8:45 पर भर्ती करवाया। बुलेटिन में कहा गया कि मरीज को 9 डॉक्टरों की टीम ने तत्काल मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई, लेकिन भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत पर उनके बेटे उमर अंसारी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने उनकी मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाए। उमर अंसारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि माननीय न्यायालय के समक्ष पिताजी ने लिख कर दिया कि उन्हें खाने में जहर मिलाया गया है। क्या हो गया? तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर बढ़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से जांच भी नहीं कर पाए। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान तन्हाई बैरक जेल गया और उसका आलम है कि हार्ट अटैक हुआ उनको। बाकी बातें तो आप लोगों के सामने हैं।
उमर अंसारी ने कहा कि उनके पिता ने उन्हें बताया था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, लेकिन कहां सुनवाई हुई। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अंसारी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रथम दृष्टया ये न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों व घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि अंसारी की जिन परिस्थितियों में मौत हुई वो चिंताजनक हैं। उन्होंने न्यायालय में अर्जी देकर पहले ही जहर के द्वारा अपनी हत्या की आशंका व्यक्त की थी। मौजूदा व्यवस्था में तो न जेल में कोई सुरक्षित, न पुलिस कस्टडी में और न ही अपने घर में। प्रशासनिक आतंक का माहौल पैदा करके लोगों को मुंह बंद रखने को विवश किया जा रहा है। क्या मुख्तार अंसारी द्वारा न्यायालय में दी गई अर्जी के आधार पर कोई न्यायिक जांच के आदेश करेगी यूपी सरकार? मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और कहा कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालत में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। थाने में बंद रहने के दौरान, जेल के अंदर आपसी झगड़े में, जेल के अंदर बीमार होने पर, न्यायालय ले जाते समय, अस्पताल ले जाते समय, अस्पताल में इलाज के दौरान झूठी मुठभेड़ दिखाकर, झूठी आत्महत्या दिखाकर, किसी दुर्घटना में अताहत दिखाकर, ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह से दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह गैर कानूनी है। जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुख्तार अंसारी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए गए हैं उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है। कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिए जाने के आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई इसकी जांच कराना चाहता है तो वो ऐसा करवा सकते हैं। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी की सीट बढ़ेगी। कर्नाटक के लोग भी कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को वोट देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के लद्दाख में किए गए आंदोलन को लेकर सवाल किया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज से नहीं हो रहा है, ऐसा पिछले 40-50 साल से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार आने के बाद ऐसा हो रहा है। दरअसल सोनम वांगचुक ने हाल ही में दावा किया था कि चरवाहों को चीन उन इलाकों में नहीं जाने दे रहा है जहां वो पहले जाते थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन को लेकर कोई बात अभी नहीं करना चाहता क्योंकि दोनों पक्षों की बात चल रही है। कुछ मुद्दे जरूर हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि हम लोगों की कोई चीज उन्होंने कब्जा कर ली है। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले को सीबीआई ने बंद कर दिया है। इसने कहा है कि गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है। ये वही प्रफुल्ल पटेल हैं जो पिछले साल जुलाई में उन बागी एनसीपी नेताओं में शामिल थे जिन्होंने बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे खेमे के साथ महाराष्ट्र सरकार बनाने के लिए अजित पवार के एनसीपी गुट का साथ दिया था। प्रफुल्ल पटेल पर भ्रष्टाचार के आरोप यूपीए शासन में मंत्री पद पर बने रहने के दौरान लगे थे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीबीआई द्वारा केस बंद किए जाने की खबर आई है। प्रधानमंत्री मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के बीच कई बातचीत हुई। इसमें दोनों ने एआई, हेल्थ और जलवायु सहित कई मसलों पर चर्चा की। दोनों के बीच स्वास्थ्य से लेकर तकनीक और जलवायु जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ बच्चा जब पैदा होता है तो आई यानी माँ भी बोलता है और एआई भी बोलता है। पीएम मोदी ने कहा कि हेल्थ, एग्रीकल्चर और एजुकेशन पर मैंने काम किया है। मैंने गाँव में 2 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए। हेल्थ सेंटर्स को मैंने टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। टेक्नोलॉजी के कमाल की वजह से जितना बड़ा हॉस्पिटल में होता है उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है। मैं बच्चों को बेस्ट एजुकेशन पहुंचाना चाहता हूं। टीचर की कमियों को टेक्नोलॉजी से भरना चाहता हूं। बच्चों का इंटरेस्ट विजुअल में है, स्टोरी टेलिंग में है। इस प्रकार के कंटेंट बनाने की दिशा में काम कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि मेरा यहाँ एग्रीकल्चर में भी मैंने बड़ी क्रांति लाई है। मैं माइंडसेट बदलना चाहता हूँ। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।